ईरान ने सैटरडे के दिन इसराइल को धमकाया है कि वो आने वाले दिन में जो इसराइल ने स्ट्राइक किया था दमिश्क में, जिसमें 12 ईरानियन लोग मारे गए थे, उसका बदला ईरान लेगा। ये ईरान के जो चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बगेरी ने कहा है सैटरडे के दिन, जब वो सेरेमनी को एड्रेस कर रहे थे इस्फहान शहर में। वहाँ पर मोहम्मद रजा शहीदी, जो कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर के ब्रिगेडियर जनरल थे, उनकी हत्या हो गई थी। 12 लोगों में से एक ये भी थे। तो उनके फ्यूनरल के दौरान ये चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बगेरी ने ये शब्द कहे। तो ये जो अटैक था ये इसराइल ने किया था सीरिया में, और सीरिया में ईरान एम्बेसी, उसके सामने कंसुलेट है, तो कंसुलेट को निशाना बनाया था इसराइल ने, और वहाँ पर उसने स्ट्राइक करके 12 लोगों की हत्या कर ली थी। और इसमें लगभग 8 ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर से जुड़े हुए थे, जिसमें जो ये शहीदी है वो सबसे सीनियर थे। ये लगभग 40 साल से ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड में ये सेवारत थे और बहुत ही सीनियर ऑफिशियल थे। तो इनकी हत्या होने के बाद ईरान ने तुरंत स्टेटमेंट जारी किया था, जिसमें उसने इसके जिम्मेदार इसराइल को ठहराया था और कहा था कि इसराइल ने स्ट्राइक किया है। और ईरान ने ये भी कहा था कि हम इसका बदला लेंगे। इसराइल ने अभी इसमें डायरेक्टली कुछ नहीं कहा है, ना तो उसने इसके हमले की जिम्मेदारी ली है, ना ही उसने इसको इनकार किया है। जो इसराइल है वो आमतौर में, इसराइल जो दूसरे देशों में जब वो स्ट्राइक करता है तो उसको कॉन्फिडेंस से रखता है उस हमलों को वो। फ़िलहाल इसराइल ने यहाँ पर जो अपना क्षेत्र पड़ता है अपने देश में, उसने सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। जितने उसके सोल्जर्स जो अभी छुट्टी में जा रखे थे सबको वापस बुला दिया उसने, और उसने जीपीएस जैमिंग भी करनी शुरू कर दी है। यानी कि अगर ईरान इसराइल की तरफ स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, मिसाइल भेजता है, तो जीपीएस जैमिंग की वजह से वो मिसाइल हिट नहीं कर पाएगी टारगेट में। तो इसराइल ने ये उसने तैयारी कर रखी है इसकी। और अमेरिका ने भी तैयारी कर दी है। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि इसराइल ने जो स्ट्राइक किया था उसमें अमेरिका की कोई भूमिका थी कि नहीं थी, लेकिन ईरान क्योंकि दोनों को एक ही तराजू में तोलता है, अमेरिका और इसराइल को, तो हो सकता है कि ईरान जब स्ट्राइक करे तो अमेरिका की जो इधर एसेट है, जैसे कि उसके यहाँ पर बेसिस है कई सारे, इसराइल के सामने जो देश पड़ते हैं, सीरिया, वहाँ पर अमेरिका का बेस है। साथ में जो इराक है वहाँ पर भी अमेरिका ने बेसिस बनाए हुए। तो ईरान इनके ऊपर अटैक कर सकता है, इन बेसिस के ऊपर। और अमेरिका ने भी इसकी तैयारी कर दी है। अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी के स्पोक पर्सन है जॉन किर्बी, उन्होंने कह दिया है कि हमने तैयारी कर ली है, अगर ईरान की तरफ से कोई अटैक होता है तो हम पूरे तरीके से तैयार है। इजरायली आर्मी ने कहा है सैटरडे के दिन कि उसकी जो सेना है उसने एक हॉस्टेज की बॉडी को रिकवर कर दिया है। ये जो हॉस्टेज था इसका नाम था इरद कचकीर, और इसको हमास ने 7 अक्टूबर के दिन हॉस्टेज बना दिया था, गिरफ्तार करके इसको गाजा के अंदर छुपा दिया था। उसके बाद से ही अभी तक गाजा में था, और इजराइल सेना ने खान यूनिस में कार्रवाई करके इसकी डेड बॉडी बरामद कर दी है। यानी कि इसकी जो मौत है वो अभी लगभग कितने दिन पहले हुई है तो कंफर्म नहीं कह सकते। हो सकता है कि इसकी मौत 7 अक्टूबर के बाद ही हो गई होगी, लेकिन ये पक्का है कि इसकी जो डेड बॉडी है वो इसराइल मिलिट्री को मिल गई है। अभी तक कुल मिला के 140 हॉस्टेजेस हमास और इस्लामिक रेजिस्टेंस, ये 2 टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसराइल के ऊपर 7 अक्टूबर के दिन हमला करके लगभग 240 हॉस्टेजेस को इन्होंने अगवा कर लिया था। उसमें से अभी 140 हॉस्टेजेस अभी भी गाजा के अंदर है। उनमें से लगभग अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 40 हॉस्टेजेस मर चुके हैं। कुछ तो हॉस्टेज इसराइल की बॉम्बिंग के कारण मारे गए, कुछ हॉस्टेज बीमारी के कारण मारे गए, कुछ हॉस्टेज को हमास और इस्लामिक रेजिस्टेंस ने मार दिया। तो इस अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 100 हॉस्टेजेस इस समय जिंदा है, और वो अभी गाजा के अंदर है। उनको छुड़ाने के लिए इस समय कोशिश हो रही है निगोशिएशन करने की। लेकिन आज के दिन जो ये डेड बॉडी मिली है एलएच कस्कीर की, उसमें इनकी बहन का स्टेटमेंट आया है। एलएच कस्कीर की जो बहन है उन्होंने इसराइल अथॉरिटीज़ के ऊपर ब्लेम डाला है, और कहा कि अगर ये निगोशिएशन कुछ दिन पहले हो जाती तो शायद से मेरा जो भाई है वो भी आज जिंदा होता और हमारे बीच होता। तो इस जो इनकी सिस्टर है उनका मानना ये है कि ये एलएच कस्कीर की जो मौत है वो कुछ दिन पहले हुई है, और अगर निगोशिएशन हो जाती तो ये अभी जिंदा होते। तो इन्होंने सीधे सीधे इसराइल गवर्नमेंट के ऊपर आरोप ये लगाया कि इसराइल गवर्नमेंट अपनी पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए वो लड़ाई को कंटिन्यू कर रही है, और उसको हॉस्टेजेस की कोई चिंता नहीं है। अभी जो निगोशिएशन की कोशिश हो रही है इन हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए, वो कायरो में इस समय स्टार्ट हो रही है। और वीकेंड में यूएस और इजरायली निगोशिएशन वहाँ पर पहुँच रहे हैं, और वहाँ पर अपनी बात रखेंगे। वो हमास का जो डेलीगेशन है वो भी पहुँच रहा है संडे के दिन, और हमास का जो डेलीगेशन है वो कायरो में पहुँच के अपनी बात रखेगा। तो ये जो निगोशिएशन होगा, अगर हो जाता है तो ये हॉस्टेजेस की छूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन
इसके बदले में इसराइल क्या लड़ाई को बंद करेगा, ये एक सवाल है, क्योंकि हमास चाहता है कि ये हॉस्टेजेस को तभी छोड़ेगा जब इसराइल यहाँ पर परमानेंटली सीज फायर करेगा गाजा के क्षेत्र में, जिसके लिए इसराइल तैयार नहीं है। तो इसी वजह से हॉस्टेजेस को छुड़ा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। फिलहाल जो एक नई उम्मीद बंधी है कायरो में, जब डेलीगेशन पहुंच रहा है तो एक नई उम्मीद, एक नया निगोसिएशन की शुरुआत होगी, और उम्मीद है कि इस बार जो निगोसिएशन होगा उसको इसराइल भी मान ले और हमास भी मान ले, ताकि इस इलाके में कुछ समय के लिए सीज फायर हो जाए और हॉस्टेजेस भी छूट गया जाए। यूएन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर ओचा, इसने कहा है कि अभी तक गाजा में 28 बच्चों की मौत हो गई है माल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन की वजह से। ये जो मौत है, ये 28 बच्चे, यानी कि इनकी मौत भुखमरी और पानी की कमी से हुई है। बाकी तो लड़ाई में तो कुल मिला के अभी तक 15,000 बच्चे मर चुके हैं, लगभग 10 से 15,000 बच्चे टोटल मिला के। उनमें ज़्यादातर बच्चों की मौत जो स्ट्राइक की वजह से हुई है, जो इसराइल करता है सिविलियनों के ऊपर। 28 बच्चों की मौत जो ये माल नरिशमेंट की वजह से हुई है। नॉर्थन गाजा में ये बच्चे थे, क्योंकि नॉर्थन गाजा में इस समय जो सिचुएशन है स्टार्वेशन की, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। और ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो इस समय 50,000 बच्चे 5 साल से नीचे उम्र के, वो माल नरिश है, सीवियरली एक्यूटली माल नरिश है। इस समय जो वर्ल्ड सेंटर किचन, जो एक एनजीओ था जो कि गाजा के लोगों को खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर जब इसराइल ने स्ट्राइक किया था तो उसने यहाँ पर अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। और साथ ही एक अनेरा ग्रुप भी था जो कि एक एनजीओ था, वो भी फूड सप्लाई पहुंचा रहा था नॉर्थन गाजा को, उसने भी सस्पेंड कर दिया ऑपरेशन। तो ये संभावना भी बढ़ चुकी है कि हो सकता है कि ये जो फेमेन की सिचुएशन है बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन ने आज के दिन नेतन्याहू के साथ फ़ोन में बात में ये इस बात में जोर दिया है कि आपको ये सप्लाई एनजीओ के लिए खोलनी पड़ेगी, और आपको जो गाजा से इसराइल के लिए कॉरिडोर निकले हुए, और उन कॉरिडोर को खोलना पड़ेगा और सप्लाई उनके रास्ते भेजनी पड़ेगी। जैसे अशदोद पोर्ट एक कॉरिडोर है जिसको साउथ इसराइल से गाजा के लिए खोला जाएगा और उस इलाके से सप्लाई भेजी जाएगी। खरीम सलोम क्रॉसिंग, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्रॉसिंग है जिसके रास्ते से इसराइल गाजा के लोगों तक सप्लाई पहुंचेगा। साथ में जो रफ़ा है वो तो पहले से कंटिन्यू है। तो कुल मिला के इसराइल तैयार हो चुका है, उसने कहा कि हम यहाँ पर फूड सप्लाई बढ़ाने को तैयार है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ साफ कह दिया है इसराइल के प्रधानमंत्री को कि आपको जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो गाजा के लोगों को फूड मुहैया करा रही है, आपको उनको सिक्योरिटी भी प्रदान करनी पड़ेगी। जैसे कि वर्ल्ड सेंटर किचन के जितने मेंबर थे, जब 7 अक्टूबर जो 7 लोगों की मौत हुई थी, जब 7 लोगों की जब मौत हुई थी, तो वो सब एनजीओ में काम करने वाले थे वो। तो इसको देखते हुए इसराइल के ऊपर ये प्रेशर बनाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि जो इसराइल है वो जितने एनजीओ में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी प्रदान करें, उनको स्ट्राइक ना करें, उनके ऊपर हमला ना करें। तो इसकी जिम्मेदारी भी इसराइल ने ले लिया और उसने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा है कि हम आने वाले समय में ऐसा कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे इनके ऊपर, और कोशिश करेंगे कि हम रिस्पॉन्ड करें तो बहुत सोच समझ के रिस्पॉन्ड करें।